नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया ने जो अभी अपना पॉलिसी बनाया हुआ है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ या हम कहें यूएसए के खिलाफ, कि वो बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं या टिट फॉर टैट की नीति नहीं अपना रहे हैं। जैसे कि कई बार चाइना ने अपनाई कि उन्होंने टैरिफ लगाया तो उन्होंने कहा हम आपको रेयर अर्थ नहीं देंगे। उस तरह की जो पॉलिसी जो है, जो इंडिया ने ट्रम्प के खिलाफ या यूएसए के खिलाफ नहीं अपनाई हुई है, तो वो नीति किस तरीके से काम कर रही है, उसका कितना असर है, क्या वो बेहतर तरीके से काम कर रही है या उसमें कुछ कमियां हैं, आज हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वो जगह जान लें जहां पर इंडिया चुप रहा या उसने सिर्फ सामान्य से स्टेटमेंट दिए या ये कहा कि हाँ भाई हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया। तो वो कौन कौन सी जगह थी, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो उन्होंने इमिग्रेंट का इशू उठाया। हालांकि ठीक भी था कि जो इलीगल तरीके से आए हैं उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जब उन्होंने इंडिया वहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे, जो वहाँ पे रह रहे थे, उन्हें हथकड़ी बांध करके इंडिया भेजा। भारत के अपोजिशन ने भी इसका बहुत विरोध किया, पर इंडिया ने इस पे कोई जोरदार स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ये एक पहला एक जगह थी जहाँ पर जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो लगभग चुप रही, उसने बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टेटमेंट नहीं दी। दूसरी जो बड़ी चीज़ आई, जिसको हम अभी तक देख रहे हैं कि पहले 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगाया गया, फिर उसको बढ़ा करके वो 25 किया गया, तो टोटल ये 50% हो गया, जो अभी भी हमारे ऊपर लगा हुआ है। रीजंस कई सारे थे कि हम रशिया से ऑयल लेते हैं, इन सब वजहों से हम पर लगाया गया। यहाँ पर भी इंडिया ने कहा कि हाँ भाई हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा स्टैंड इंडिया ने यहाँ पर भी नहीं लिया। इसके बाद हम देखते हैं तो H1B वीज़ा या किसी भी तरह के वीज़ा के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, फीस को कई गुना बढ़ा दिया गया, उसमें जो सबसे ज़्यादा H1B वीज़ा लेने वाले लोग हैं वो इंडिया से ही थे। उस वक्त भी इंडिया ने कहा कि हाँ भाई हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बेहतर स्टेटमेंट या कहें कोई एक फर्म स्टैंड लेना होता है, जैसे कि चाइना ने लिया या रशिया ने लिया, उस तरह का स्टैंड हमने नहीं लिया। तो क्या इस तरह की पॉलिसी एक बेहतर काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम पहले देख लें और कौन कौन सी जगह थी जहां इंडिया साइलेंट रहा। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो मैंने रुकवाया है, हालांकि इंडिया ने कहा कि नहीं आपने नहीं रुकवाया है, पर उन्होंने कोई बोल्ड स्टेटमेंट इसके प्रति नहीं दिया। उसके बाद ट्रंप लगातार जहां भी मौका मिलता है वो इंडिया के प्रति कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमी तो डेड है, वहां पर भी कोई बेहतर स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं दिया गया। उसके बाद रिसेंटली अभी अभी इंडिया ने मैं माफ चाहूंगा, ट्रंप ने कहा कि वो इंडिया पे लगने वाले टेरिफ को 500% कर सकते हैं। उसके प्रति भी इंडिया ने कोई जोरदार स्टेटमेंट या टिट फॉर टेट की नीति की मैं बात कर रहा हूँ। हम स्टेटमेंट देते हैं पर वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है जिसमें ये हम कहते हैं कि भाई हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। टिट फॉर टैट नहीं करते कि भाई उन्होंने 50% लगाया तो हम 100% लगा देंगे, जैसा कि चाइना कर लेता है। तो ये वो सारी जगह हैं जहां पर कहीं ना कहीं इंडिया का स्टैंड उतना फर्म नहीं रहा। और इंडियन गवर्नमेंट को भी कई बार ये बात सुनने को मिली कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं या आपने क्यों ऐसा नहीं किया। तो आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया की जो नीति है, जो लगभग एक ऐसी रहती है कि हाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, और जो भी बेहतर स्थिति होगी हम उसको लेने की कोशिश करेंगे। तो ये जो नीति है ये कितनी बेहतर कारगर है या वो ठीक है या वो नहीं है, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप की नेगोशिएशन पॉलिसी कि जो ट्रंप का जो बातचीत करने का तरीका है, जो यूएसए का भी जो वर्तमान में तरीका बना हुआ है दूसरे देशों के साथ, वो लगभग किस तरीके का है, किस तरह की पॉलिसी वो लोग अपनाते हैं। तो देखिए, उनका ये है कि आप हमारी प्रशंसा कीजिए, हमें सम्मान दिखाइए और कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड यानी बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं। अगर आप हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं या आपके देश के इमिग्रेंट्स हमारे देश में हैं, तो आप किस तरह का रिवॉर्ड हमको दे सकते हैं या हमें क्या फायदा होगा, बिजनेस टर्म्स में वो बात करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वो थ्रेटनिंग वार्निंग्स देते हैं, अगर आप उनकी बात ना माने
तो वो कहते हैं हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, टेरिफ बॉम्ब हम आपकी कंट्री के ऊपर डाल देंगे, इस तरह की वो नीति अपनाते हैं। साथ में फिर वो कहते हैं अगर आपने ये बात भी ना मानी तो हम आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस लेंगे। इसके बाद वो एब्सर्ड लैंग्वेज का भी काफी इस्तेमाल करते हैं, जो किसी देश के हेड ऑफ स्टेट के प्रति या उस देश के प्रति एक बुरी लैंग्वेज का, जो कि सामान्यतः एक समझदार व्यक्ति नहीं इस्तेमाल करता है, इस तरह की लैंग्वेज का भी वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ट्रम्प की एक लगभग एक नेगोशिएशन पॉलिसी है जो वो दूसरे देशों के प्रति अपनाते हैं। अब देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि उन कंट्रीज के साथ क्या हुआ। जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ नेगोशिएशंस शुरू किए, तो उन कंट्रीज का प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्थिति बनी हुई है, जहां उन्होंने ट्रंप को खुश करने की कोशिश की, तुरंत नेगोशिएशन डील उनके साथ साइन करने की कोशिश की जैसे ही वो बने, मतलब एक तरह से उनको खुश करने की कोशिश की, उन कंट्रीज के साथ क्या हुआ। तो देखिए, सबसे पहले नाम आता है कनाडा। कनाडा इमीडिएट नेबर है। यहाँ पे रहने वाले लोग इजीली अमेरिका में जाते हैं, वहाँ अपनी नौकरी या बिजनेस करके वापस आ जाते हैं, इजी फ्लो होता है। और सबसे बेहतरीन मित्र जो है कनाडा माना जाता है। वर्तमान स्थिति में कनाडा पे 100% टेरिफ लगाने की बात की हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने। और जो वहाँ के मार्क कार्नी साहब है, जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका के रहमो करम पे नहीं जी रहे हैं। यहाँ तक कि अभी ये न्यूज़ आ रही है कि जो कनाडा के हेड ऑफ स्टेट हैं, पीएम कार्नी साहब जो हैं, जो इंडिया की विजिट पर आ सकते हैं मार्च में। तो देखिए, ये जो उनके सबसे बेहतरीन अलाइज होते थे, जिन्होंने उन्हें खुश करने की भी कोशिश की, बेहतर रिश्ते भी बनाने की कोशिश की, और आज वो इस सिचुएशन में नजर आते हैं। दूसरा, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। भाई, सबसे गहरी दोस्ती अगर मानी जाए कि यूएसए की है, तो वो यूरोप के उन देशों के साथ है जिन्हें कलेक्टिवली यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो अभी उन लोगों की स्थिति देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन को ट्रंप साहब ने खुली धमकी दी हुई है कि मैं ग्रीनलैंड पे मुझे अपना नियंत्रण चाहिए और वो मैं किसी भी तरह से लेकर के रहूंगा। यहां तक कि टैरिफ की धमकी भी दी हुई है उन्होंने यूरोपियन यूनियन को। ये वो दो बेहतर इंस्टीट्यूशन कहें ये, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कलेक्टिव है, कनाडा एक कंट्री है, यूरोपियन यूनियन को मैं कलेक्टिव ले रहा हूं। तो उन्होंने प्लीज करने की कोशिश की, खुश करने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कहा उसे उनकी बात मानी, उसके बाद भी ये स्थिति बन करके निकल के आती है। इसके अलावा हम देखते हैं तो स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, परंतु अभी अभी वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो देखिए, ये तो इनके अलाइज है ना। तो वहाँ पे जब ट्रंप साहब पहुंचे तो उन्हें वहाँ के हेड ऑफ स्टेट, जो फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट हैं, वो उनका नाम ही भूल गए। उन्हें पूरी स्पीच के दौरान वो वुमन और शी करते रहे, शी नाम से उनको प्रोनाउंस करते रहे। तो देखिए, किसी की कंट्री में हम जा रहे हैं, उन्होंने, वो हमारे होस्ट हैं जिन्होंने हमें अपनी कंट्री में एक जो इवेंट हो रहा है उसके लिए बुलाया हुआ है, हम उसका नाम भूल जाते हैं। वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उनके नाम हमें नाम ही याद नहीं है। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूक्रेन के साथ तो क्या हुआ हम सब जानते हैं। यूक्रेन ने यूरोप और अमेरिका दोनों पे भरोसा किया, और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस जब मिलने गए थे तो उन्हें तो यह भी कह दिया गया कि आप व्हाइट हाउस से बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति देखिए बनी हुई है। साथ में रिसेंटली जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये एक न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया, जिसने डील कर ली थी पिछले ही साल अमेरिका के साथ, और 15% 10% के आसपास उन्होंने अपने डील को रखा हुआ था, तो उनके ऊपर लगने वाले टैरिफ को ट्रंप 25% तक बढ़ाने वाले हैं। हालांकि अभी साउथ कोरिया ने कहा है कि उन्हें इस तरह का किसी भी तरह का लिखित स्टेटमेंट उनको नहीं मिला हुआ है और वो बातचीत कर रहे हैं। पर बताने की बात यहाँ पर यह है कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं और उन कंट्रीज के साथ क्या हो रहा है जिन्होंने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की, उनके साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, और किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। आइए अब हम उन कंट्रीज के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्होंने ओपनली अमेरिका के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए और टिट फॉर टैट की नीति कहीं ना कहीं अपनाने की कोशिश उन्होंने की। तो आइए, इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है कोलंबिया का। देखिए, कोलंबिया, जब हमने बात की इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो जब इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर भेजा गया
तो हालांकि इंडिया ने तो नहीं किया, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, पर कोलंबिया वो कंट्री थी जिन्होंने उस प्लेन को लैंड होने से ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर आप हमारे देश में भेजेंगे तो हम उनको अपने देश में नहीं लेंगे। हालांकि पूरी दुनिया में उनकी तारीफ भी हुई, उन्होंने टिट फॉर टैट की नीति भी अपनाई। पर अभी रिसेंटली जब वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ट्रंप ने सीधे सीधे कोलंबिया को धमकी दी हुई है कि अगला नंबर आपकी कंट्री का भी हो सकता है अगर आप हमारी बातें नहीं मानते हैं तो। इसके बाद जो नाम आता है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला जो है खुलकर अमेरिका का विरोधी रहा है। एक समय ये अमेरिका का मित्र देश हुआ करता था, परंतु वर्तमान में इसने अपनी दोस्ती जो है रशिया और चाइना से ज़्यादा बढ़ाई हुई थी। तो उसके साथ जो हुआ ये तो पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से मादुरो के साथ में उनकी पत्नी को भी वेनेजुएला से गिरफ्तार किया और अमेरिका ले जाया गया। तो इस तरह की स्थिति उन कंट्रीज़ के साथ बनी हुई है जिन्होंने खुल करके अमेरिका का विरोध किया। अब आइए हम और देखते हैं चाइना ने तो टिट फॉर टैट की नीति अपनाई है। जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर कहा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे या हम टैरिफ लगाएंगे, तो उन्होंने खुल के कहा कि हम आपको रेयर अर्थ नहीं देने वाले हैं। तो देखिए, जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर प्रति कोई भी स्टेटमेंट दिया तो सिमिलर स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया, और चाइना के खिलाफ अमेरिका कोई बड़ी नीति नहीं अपना पाया, वो सिर्फ उसके खिलाफ स्टेटमेंट ही देते रहे। उसके बाद रशिया, तो देखिए जैसी चाइना की स्थिति है सिमिलर वैसा का वैसा ही रशिया के साथ रहा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके प्रति कही, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उनके क्लोज अलाइज जो कि इंडिया है उनको परेशान करने की कोशिश की, परंतु वो बहुत ज़्यादा बातें उनसे मनवा नहीं पाए। तो अगर हम ये देखें कि ये जो कंट्री हैं जिन्होंने खुल करके अपोज किया, अगर वो मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग हैं तो अमेरिका उनका सीधे रूप से कुछ नहीं कर पाया। छोटे मोटे सैंक्शंस की बात की पर ज़्यादा ग्राउंड पे कुछ हुआ नहीं। परंतु जो वीकर कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ अमेरिका ने काफ़ी स्ट्रांग एक्शंस वो लेते हुए दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो इंडिया ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है, जहाँ पर वो टिट फॉर टैट नहीं करते हैं, जैसे को तेशा वाली पॉलिसी नहीं अपना रहे हैं, पर किस तरह की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई हुई है उनके प्रति और उनके किस तरीके से स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, तो उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंडिया ने जो पॉलिसी अभी अपनाई हुई है, उन्होंने जैसे को तेशा वाली नीति ना अपनाते हुए, उस पर चुप रहते हुए, और किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को किया है उन्हें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इंडिया ने सबसे पहले इस बात पर फोकस किया कि अगर आप हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाते हैं, तो क्योंकि इंडिया एक एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री नहीं है कि हम पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पर डिपेंड करें, तो हमने अलग अलग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड डील्स करना शुरू कर दिया। जैसे उसमें ओमान के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, यूके के साथ भी हमने किया। यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स अभी इंडिया में ही हैं और एक बेहतर ट्रेड डील आज शाम तक होने की संभावना है। तो इस पॉलिसी पर इंडिया ने काम करने की कोशिश की है। दूसरा, अगर हम देखते हैं जैसे ही हमारे ऊपर 50% टैरिफ शुरू हुआ, तो एक लंबे समय से क्योंकि चाइना से हमारे रिश्ते टूटे हुए थे, तो उस रिश्तों को बेहतर बनाने की इंडिया ने कोशिश की है। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने चाइना की यात्रा भी की, वहाँ पर भी गए वो, और ये जो उनकी यात्रा थी ये पूरी दुनिया की जो मीडिया थी उसमें एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं तो हमने व्लादिमीर पुतिन जो थे, जो कि रशिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि वहाँ के हेड ऑफ स्टेट हैं, और वो इंडिया आए और उन्होंने इंडिया की यात्रा की। और इस तरीके से इंडिया ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि अगर आप हमारे साथ बेहतर तरीके से डील नहीं करते हैं, एक बेहतर चीज़ों को नेगोशिएट करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो इंडिया के पास दूसरे रास्ते भी हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं या जो देश के बड़े बड़े मंत्री हैं, उन सभी ने जो इंडियंस थे उनसे ये कहा कि आप सभी लोग जो इंडिया में जो चीज़ें बनती हैं उनका इस्तेमाल करें, बाहरी चीज़ों को कम इस्तेमाल करें। और देखिए, इंडिया ने जो स्वदेशी की बात की थी, सिमिलर स्टेटमेंट अभी मार्क कार्नी साहब का भी आया है, जो कि कनाडा के हेड ऑफ स्टेट है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उनको भी जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा इंडिया ने जीएसटी रिडक्शन किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है, उसको हम काफ़ी कम कर देंगे, जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा। तो देखिए, इंडिया ने इस तरह की पॉलिसी अपनाई हुई है
और एक बेहतर स्थिति में अभी इंडिया बना हुआ है। हमने उन सारी कंट्रीज को देखा जिन्होंने या तो अमेरिका को प्लीज करने की कोशिश की, उसके बाद वर्तमान में उनकी क्या स्थिति बनी हुई है। उन कंट्रीज को भी हमने देखा जिन्होंने अमेरिका का अपोज करने की कोशिश की, वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा इंडिया की एक जो सॉफ्ट पॉलिसी है और उसके क्या रिजल्ट्स अभी निकल के आ रहे हैं। इंडिया एक बेहतर इकोनॉमी बन रहा है, हमारी अच्छी खासी ग्रोथ बनी हुई है, ग्रोथ हमारी कम नहीं हुई है। हालांकि एक्सपोर्ट पे काफ़ी असर पड़ा है, परंतु हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अभी कम नहीं हुई है। तो इस तरह की स्थिति में जो इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई हुई है, जिसे एक सॉफ्ट पॉलिसी भी कहा जा सकता है, तो उसके परिणाम आप लोगों के सामने हैं। फाइनल जो फैसला है वो आप लोगों को ही करना है कि क्या ये पॉलिसी एक बेहतर है या इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। तो आप लोगों को लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू कि आपने हमारा वीडियो देखा, और अगर आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।